नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा। 2024 के आम चुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। 2024 का चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा और उसके बाद 26 अप्रैल को यह मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों के लिए मत डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर मतदान होगा। बात छठे चरण की करें तो 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। तो सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को 97 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बार चुनाव को लेकर आयोग ने बहुत व्रत तैयारी की है। इस बार के चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। युवाओं की भूमिका इस चुनाव में बेहद खास रहेगी। जाहिर तौर पर महिलाओं की भूमिका भी इस चुनाव में खास रहेगी। इस तरफ भी इशारा चुनाव आयोग ने किया। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा। आप देख रहे हैं, मतदान 19 अप्रैल को होगा। 21 राज्यों में ये सीटें हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण में भी मतदान होगा और मतदान ये 26 अप्रैल को 13 राज्यों की सीटों पर किया जाएगा। तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान 7 मई को होगा। 12 राज्यों की ये सीटें इसमें शामिल होंगी। ये चुनाव किस तरह दुनिया भर की निगाहें भारत के चुनाव पर लगी रहती हैं। चौथे चरण में 96 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान 13 मई को होगा और 10 राज्यों में ये सीटें मतदान के लिए चिन्हित की गई हैं। पांचवा चरण 49 सीटों के लिए मतदान होगा 20 मई को और 8 राज्यों में ये सीटें हैं। छठा जो चरण होगा उसमें 97 सीट मतदान 25 मई को होगा और 7 राज्यों में ये सीटें हैं। सातवें चरण में भी 97 सीटें हैं और मतदान 1 जून को होगा। 8 राज्यों में ये सीटें 57 सीटें हैं, इसमें माफ़ कीजिएगा, और 1 जून को 8 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। क्या मायने हैं इस चुनाव के, क्योंकि जाहिर तौर पे पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर लगी रहती हैं। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और जिस तरह से जो लोकतंत्र का उत्सव है, हमारे प्रजातंत्र का जो उत्सव है, उसमें लोगों की जो भागीदारी है, उसने समय समय पर कई संदेश दुनिया को दिए हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, माना जाता है। डॉक्टर सुनील के चौधरी जी मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के दिल्ली विश्वविद्यालय में। आपका स्वागत है चौधरी साहब। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो संदेश आज चुनाव आयोग ने दिया है, जिस तरह से तैयारी चुनाव आयोग ने की है, राजीव कुमार जी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो बता रहे थे बार बार इस बात को कि 2 साल से लगातार तैयारी की जा रही थी, आप कैसे सफ़र को देखते हैं? क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी का ये चुनाव है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी है। देखिए, अगर हम पिछले 72 वर्षों का चुनावी इतिहास देखें, 1951 और 52 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था और वो पहला लोकसभा का चुनाव था, उसमें अभी स्वतंत्र भारत उतनी तैयारी के साथ नहीं आया था। और ऐसा कहा जाता था पश्चिमी विचारकों के द्वारा कि जिस देश के अंदर ना केवल उदारीकरण है, जिसमें ना औद्योगिकरण है, ना मीडिया के प्रति उसकी जागरूकता है, ना ही शैक्षिक जागरूकता है, वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। किंतु 1951-52 से लेकर 18वां लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है। तो इन 18वें चुनाव की अगर हम एक यात्रा का लंबी यात्रा देखें, इसके साथ ही साथ भारत के जितने राज्यों में विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं, 400 से ज़्यादा विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 से लेकर अभी तक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव और अन्य स्थायी निकायों के भी चुनाव हुए हैं। वो इस बात का द्योतक है कि भारत का लोकतंत्र अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की सुदृढ़ता को अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं जब भारत के बारे में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की संज्ञा दी जाती है, तो भारत की प्राचीन जो संस्थाएं रही हैं, समिति, सभा और संघ, वहाँ कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार की जन सहभागिता देखने को नज़र आती है। स्वतंत्र भारत के बाद जन सहभागिता को संस्थाओं की स्वायत्तता,
स्वतंत्रता और संवैधानिकता के द्वारा उसे और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। तो इन लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और पिछले अगर हम कुछ वर्षों से में देखें कि चुनाव आयोग ने आने वाले सभी चुनावों में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी को इस कदर इतनी तेज की है, सुदृढ़ की है और उसको इतना अपडेटेड किया है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कि इतने बड़े लोकतंत्र को वो बहुत स्थायी प्रकार से कराने में सफल हो पा रहा है। इसको अगर हम लोग साउथ एशिया और कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो भारत एक ऐसा सफल, सुदृढ़ और सुरक्षित लोकतंत्र है कि बाकी बहुत सारे राष्ट्रों में चुनावी प्रक्रियाएं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कभी सफल नहीं हो पाई, लेकिन भारत आज भी उसी सफलता के साथ, उसी सार्थकता के साथ, उसी सामर्थ्य के साथ चुनावी इस महायज्ञ में निरंतर सफलता के साथ अग्रसर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सुनील जी, 7 चरणों में जो मतदान देश में होगा उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, क्या महत्वपूर्ण बाइट है, वो आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल। और फिलहाल रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर जो हैं वो भी हमारे साथ लास्ट टाइम 7 phases. खासतौर से बात की Phase 1 झारखंड की तो यहाँ के लिए will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Seventh phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस phase में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा। Case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024 और date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में first notification, this will be conducted in phases and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also Odisha would have the assembly elections, sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। Coming to the general elections to the लोक सभा, तो जाहिर तौर पे 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। एक बृहद कार्यक्रम की आज घोषणा की गई। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि बात मतदान प्रतिशत पर खासा जोर चुनाव आयोग ने दिया है। ये देखने में आया है कि आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन अभी भी 100% मतदान की जो बात होती है उसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना बाकी है। चुनाव आयोग ने जोर दिया है कि लोग अपने मत का प्रयोग करें
और उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं व्यवस्था की जा रही हैं। देखिए, पहला जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951-52 में, तब मत प्रतिशत लगभग 47% था। और हम 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो उसमें 67.4 मत प्रतिशत रहा है। तो पिछले इन 17 लोकसभा चुनाव में अगर हम मत प्रतिशत देखें तो ये मत प्रतिशत निरंतर क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है। और आप कोई भी एक सफल विकसित लोकतंत्र देखें, भारत जो कि एक बहुत वृहत लोकतंत्र है, बहुत विभक्त लोकतंत्र है, बहुत डाइवर्सिफाइड नेशन है, उसके पश्चात भी अगर ये मत प्रतिशत इतनी क्रमशः गति से बढ़ रहा है और ये अग्रसर होता जा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे चुनाव आयोग की है और उन संस्थाओं की है जो चुनाव आयोग को इस चुनाव करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो चुनाव आयोग ने पिछले एक दशक में चुनावी सहभागिता को, मतदाता की सहभागिता को बहुत और प्रबल करने की पर ज़्यादा बल दिया है। यही कारण है कि मीडिया और सोशल मीडिया ने भी इस पर बहुत जोर दिया है और मतदाता हमारा बहुत जागरूक हो गया है। 1987 के बाद जब मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो 18 वर्ष का जो बालिग मतदाता है वो अपने स्कूली शिक्षा से बहुत कुछ सीख कर आता है और उसको सबसे पहले ये जो एक अधिकार मिलता है कि मैं इस अधिकार के द्वारा लोकतंत्र में अपनी एक अच्छी सहभागिता रख सकता हूँ। तो मीडिया ने, चुनाव आयोग ने और एक जो बड़ा परिवेश, लोकतांत्रिक परिवेश भारत में पिछले कुछ वर्षों से और सुदृढ़ हुआ है, उसने इस सहभागिता को बढ़ाया है। लेकिन हम ये भी कहेंगे, जब आप बात करते हैं कि 100% चुनावी सहभागिता, तो मुझे नहीं लगता कि 100% चुनावी सहभागिता किसी भी बड़े से बड़े लोकतंत्र में होगी। अगर अमेरिका को भी देखें, ब्रिटेन को देखें, फ्रांस को देखें, छोटा स्टेट इजराइल को देखें, तो यहाँ भी जो चुनावी सहभागिता है वो 70% से 85-86% के आसपास होती है। लेकिन चूंकि वहाँ पे मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, भारतवर्ष में अगर हम मतदाताओं को देखें तो 97 करोड़ मतदाता, जो अपने आप में बहुत राष्ट्रों को समाहित करता है जी। तो नंबर ऑफ वोटर्स कास्टिंग देयर वोट, ये जो संख्या है, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर हम इसको मत प्रतिशत में देखते हैं तो अगर 67% की अगर हम 2019 में देखें, और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग शैक्षिक जागरूकता, चुनावी मतदाताओं में जो जागरूकता बढ़ाने का जो प्रयास कर रहा है और सोशल मीडिया का और मीडिया का जो बराबर सक्रिय प्रयास रहता है, उसमें हमें लगता है कि ये प्रतिशत और बढ़ेगा। क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखें और इस चुनाव में भी हम देखें कि चुनाव आयोग ने भी इसको एक लोकतंत्र का पर्व कहा है, ये एक चुनावी पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। तो ये एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और जिस प्रकार से उत्सव में सभी नागरिकों की, सभी व्यक्तियों की सहभागिता स्वतः होती है, वो उस पूरी प्रक्रिया को आत्मसात करता है, उसमें आत्मीयता का संबोधन होता है। तो हमें लगता है कि चुनावी प्रक्रिया और ये चुनाव जब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा, और जैसे कि आपने कहा 7 चरणों में चुनाव आयोग ने घोषित किया है, तो पहले से ही लगभग 2.25 महीने का ये पूरा शेड्यूल रहेगा चुनाव का, पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक। तो इस चरण में जो भी मतदाता हैं सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और वो अगर बाहर भी हैं, विशेषकर जो माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं या माइग्रेंट मतदाता भी हैं, वो भी चुनाव के समय अपने अपने स्थानों पर जाकर अपने वोट को कास्ट करने का प्रयास करेंगे। 7 चरणों में मतदान क्यों, इसको लेकर भी एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। जाहिर तौर पर इतना बड़ा देश है तो व्यवस्था की दृष्टि से भी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, शायद मुझे लगता है कुछ लोगों की अपेक्षा रही होगी कि भारत 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर अग्रसर हो रहा है जी। तो 7 चरणों को हम क्या कुछ कम चरणों में कर सकते थे, पर चूंकि आपने देखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट अभी राष्ट्रपति जी को प्रेषित की गई है। ये एक प्रयास है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन फ्री भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए और फ्रैंक भी होना चाहिए। तो लिहाजा अगर हम पिछले चुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव 2019 को देखें और अब का चुनाव देखें, तो जो विविधता में एक बहुत बड़ा जो कारण है, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जो हमारी भौगोलिक व्यवस्था है उसमें एक समय में सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव करा पाना अभी इस
कम समय में बहुत आसान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी ओर चुनाव आयोग भी अग्रसर हो रहा है। उसको भी ऐसा लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम कार्यान्वित कर सकते हैं। बट सुरक्षा की दृष्टि से अभी जो महत्वपूर्ण चुनौती वो ये है कि चाहे हम उसको 7 चरणों में कराएं या 1 चरण में कराएं, चुनाव फ्री भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए और सेफ एंड सिक्योर भी होना चाहिए। उसकी ओर अगर चुनाव आयोग कर पा रहा है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। जाहिर तौर पर सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए जरूरी है कि वो तमाम व्यवस्था की जाएं जिससे एक आम मतदाता निष्पक्ष रूप से सुरक्षित मतदान का प्रयोग कर सके। यह बात मैं महिलाओं की दृष्टि से समझना चाहूँगा। महिलाओं की भागीदारी मत प्रतिशत के लिहाज से उसको आप कैसे देख रहे हैं? देश में बढ़ी है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पिछले 7 दशकों में बहुत परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन जब हम जागरूकता के रूप में देखते हैं तो ये परिवर्तन जेंडर स्पेसिफिक भी है और एजुकेशनल ओरिएंटेड भी है। तो पिछले कई दशकों में महिला सहभागिता शैक्षिकता की ओर अग्रसर हुई है और जेंडर को लेके एक बहुत ही अवेयरनेस रही है महिलाओं में। और चुनाव आयोग प्रारंभ से उसको इंक्लूसिव बनाता चला गया है। तो ये जो चुनाव है ये बहुत इंक्लूसिव चुनाव है। इसमें सभी वर्गों को, यहाँ तक कि आपने देखा कि 3rd जेंडर को भी लेकर चुनाव आयोग बहुत संवेदनशील है और 3rd जेंडर की भी सहभागिता बढ़ती जा रही है। अगर आप 2019 का चुनाव देखें तो उस चुनाव में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की सहभागिता से अधिक रही है। और एक और जो हमेशा जो पश्चिमी विचारक हैं वो हमेशा भारत में डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं और एजुकेशनल डिवाइड की बात करते हैं और जेंडर डिवाइड की भी बात करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब भी चुनाव होता है उस चुनाव पर्व को मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष उसको बहुत अच्छे से नहीं मनाते हैं, लेकिन उसमें जो सहभागिता है, महिलाओं की सहभागिता, विशेषकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के अपेक्षाकृत और अधिक देखने को मिली है। और ओवर द पीरियड अगर हम देखें तो मीडिया ने भी इस अवेयरनेस को, इलेक्शन कमीशन ने इस अवेयरनेस को बहुत और प्रबलता से आगे बढ़ाया है। जी, लेकिन डॉक्टर सुनील, जो मेरा एक सवाल है यहाँ पर वो ये है कि मतदान प्रतिशत की अगर हम बात कर रहे हैं, तमाम तरह के प्रयास के बावजूद, जागरूकता के बावजूद, व्यवस्था के बावजूद, निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह की व्यवस्था हर चुनाव में की है, लेकिन मत प्रतिशत जो है, आपने उसका उल्लेख किया, 70% के आसपास स्थितियां रहती हैं जो मतदान रहता है, 75, 77, इसके बहुत अधिक अच्छा जो रहता है। लेकिन महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो और बढ़ना चाहिए, आम जनता की जो जिम्मेदारी है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि व्यवस्था अच्छी कर दी, वोट तो जनता को डालना है ना, उसको आप कैसे देखते हैं? जनता के लिहाज से क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक मेन चैलेंज आता है वो ये आता है कि प्रारंभिक अगर हम चुनावों को देखें तो उसमें चुनाव की जो तिथि, जो शेड्यूल होता था और वास्तव में जो चुनाव का दिन होता था उसमें बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता था। और अब हम देखते हैं कि बहुत पहले से ही चुनावी कार्यक्रम की, चुनावी शेड्यूल की एक जो चेतना है वो आम जन में प्रबलता के साथ सुदृढ़ होती चली जाती है। सभी को पता है कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो अब पहले से ही जो भी मतदाता है, वो चाहे पुरुष मतदाता है या महिला मतदाता है, अब उसे चुनाव का शेड्यूल पता चल गया कि कब उसके राज्य में, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब चुनाव होने वाला है। पहले ये एक बराबर गैप बना रहता था, इसलिए चुनाव के समय बहुत लोग अक्सर अपने चुनावी क्षेत्रों पे नहीं होते थे। वैसे तो शायद चुनाव आयोग इस बार भी प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से हम बैलेट पेपर्स के द्वारा हम जो ऑफिशियल्स लोग हैं उनका तो चुनाव करा सकते हैं, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी संख्या जो माइग्रेंट वर्कर्स की है, जो चुनाव के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं होते हैं, वो कहीं और काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग दूसरे प्रदेशों में हैं, कुछ लोग विदेशों में भी हैं। प्रयास शायद चुनाव आयोग अब यह भी कर रहा है कि वो लोग चुनाव के समय वापस आ जाएं, और अगर वापस आए तो उनकी सक्रिय भूमिका भी रहेगी। वैसे भूमिका उनकी वहाँ से भी रहती है, लेकिन अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि हम इस प्रकार से कि वोटिंग करा सकें, ऑनलाइन वोटिंग, कि जो वर्कर्स, जो माइग्रेंट्स वहाँ अपने कंस्टिट्यूंसी में नहीं हैं, वो अगर भारत के किसी और भाग में है, काम कर रहा है, बल्कि ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि उनको वापस अपने निर्वाचन क्षेत्र में भेजा जाए। सरकार भी ऐसा प्रयास कर रही है, उस दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी जाती है अनऑफिशियली, और ऑफिशियली भी हाफ डे छुट्टी भी रहती है जो लोग वहाँ रहते हैं।
लेकिन मुझे लगता है इसमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और सरकार और चुनाव आयोग बराबर इसमें, राज्य सरकारें भी और चुनाव आयोग भी लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और हमें ऐसी आशा लग रही है कि ये जो 2024 का चुनाव होगा, ये पिछले चुनाव की अपेक्षाकृत अधिक मतदाता प्रतिशत इसकी अधिक होगी। जी बिल्कुल। और चुनाव में मतदान एक ऐसा कर्तव्य है आम आदमी का, आम जनमानस का, जिसका प्रयोग उसे करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का भविष्य बंधा है। मजबूत और स्थिर सरकार के लिए भी जरूरी होता है कि अधिक से अधिक मतदान हो। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे है बाहुबल और धनबल का। हिंसा की बात बार बार राजीव कुमार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि हम सुरक्षित वातावरण देना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने धनबल की कही। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप कोई भी लोकतंत्र आप देखते हैं, लोकतंत्र में बहुत आवश्यकता है कि जो मतदाता है वो बहुत ही शैक्षिक और जागरूक हो। और जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो मतदाता ओवर द पीरियड बहुत जागरूक हुए भी हैं, लेकिन राजनीति का जो दायरा है, राजनीति का जो अर्थ और भावार्थ है, वो उसमें भी अभी और बदलाव की आवश्यकता है। यही कारण है कि मनी पावर, मसल पावर, बल्कि मैं तो इसमें एक और एम भी जोड़ना चाहूँगा, मदिरा पावर। ये पिछले प्रारंभिक चुनावों में मनी पावर, मसल पावर, मदिरा पावर बहुत एक्टिव होती थी। ओवर द पीरियड्स ये पावर्स बहुत कम हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हुई हैं, इनका प्रभाव थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि आज का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक मतदाता है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 एम्स की और बात की। एक, मिस इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया और सोशल मीडिया ने फेक न्यूज़ को, जैसे उन्होंने कहा कि पहले आप उसको वेरीफाई करें, फर्स्ट वेरीफाई देन एम्पलीफाई। कहने का अभिप्राय ये है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो न्यूज़ आपके पास आ रही है वो न्यूज़ कितनी सत्य है। और सोशल मीडिया पे और मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे प्रचार जो होते हैं उसको कंटेन करना, कंट्रोल करना बहुत आसान कभी कभी नज़र नहीं आता है, तो उस न्यूज़ को हमें चेक करने की ज़रूरत है। उसमें इलेक्शन कमीशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, उसको 1000 से 1200 के करीब ऑब्जर्वर्स हैं जो जिसको नियुक्त किया है, जो इस पर मॉनिटर करेंगे। चुनाव आयोग भी अपने आप से इसको मॉनिटर करेगा, लेकिन बहुत बड़ी मॉनिटरिंग हमें स्वयं से भी करनी होगी। हमें देखना होगा कि हम इस प्रकार की फेक न्यूज़ से कैसे बच सकते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे मताधिकार को प्रभावित ना करे। जी, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा है और उसको लेकर निर्वाचन आयोग लगातार लोगों को जागरूक भी करता है, और उसमें मीडिया का भी कर्तव्य है कि हम फेक न्यूज़ के मामले में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, लोगों को जागरूक करने के लिहाज से। लेकिन ईवीएम का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हमेशा से चुनाव में मैं देख रहा हूं। 55 लाख ईवीएम का प्रयोग इस लोकसभा चुनाव में किया जाएगा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब मैं मुद्दा कह रहा हूं तो इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं। देखिए, ये 21वीं सदी का नया भारत है और आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन भारत है। और जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को पर मास्टरिंग कर सकें। वी शुड बी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, वी शुड नॉट बी स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। और जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नई तकनीकी विचार हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, इसने कहीं ना कहीं साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिविटी को बहुत बढ़ाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त बार बार इस बात पर बल दे रहे थे कि मशीन का जो प्रयोग है ये इसलिए बहुत दुरुस्त माना गया है क्योंकि इसके कई लेयर्स पे, कई स्टेजेस पर इसकी एक्यूरेसी को, इसकी एफिशिएंसी को, इसकी ऑब्जेक्टिविटी को साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है। इसका कई बार रिहर्सल होता है, ट्रायल होता है। और पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि कैसे चुनाव आयोग ने इसको और सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उस पर वीवीपैट का भी प्रावधान लेकर आए कि जो भी वोटर अपना वोट कास्ट कर रहा है वो उसको देख भी सकता है कि मैंने जिस पार्टी पर अपना वोट कास्ट किया है वो मैंने उसी पार्टी पर कास्ट किया नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस मुद्दे को अगर आप देखें तो ये कहीं वैज्ञानिकता से जुड़ा मुद्दा नहीं नजर आता है, राजनीतिक से जुड़ा जरूर मुद्दा नजर आता है। इसको मैं समझना चाहता हूं आपसे, और क्योंकि जहां तक मतदाताओं की बात है, मतदाताओं के स्तर पर मैंने कई चुनाव कवर किए हैं, तो मतदाता के स्तर पर तो इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। लेकिन राजनेताओं का एक वर्ग, राजनीतिक दलों का एक वर्ग इस पर जो सवाल उठाता है
तो आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? देखिए, क्या ये राजनीतिक प्रेरित होता है या वास्तव में कुछ हो सकता है? निर्वाचन आयोग ने तो मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मशीनें जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और निष्पक्ष चुनाव कराती हैं। देखिए, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब से चुनाव ईवीएम आई है इलेक्शन में और सभी राज्य उसमें कवर हो चुके हैं, अभी ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर ईवीएम का प्रयोग नहीं हुआ हो, और ईवीएम के प्रयोग से सभी राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में जहां पर वो काम कर रहे हैं, जहां पर उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, वहां जीते भी हैं और हारे भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब जीत और हार का प्रश्न होता है तो आपकी जीत के लिए ईवीएम ठीक और आपकी हार के लिए ईवीएम पर आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए, जो भी राजनीतिक दल इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं चुनाव आयोग से ईवीएम को लेके, तो ईवीएम की जो कार्यशैली है, कैसे ईवीएम कार्य करता है, चुनाव आयोग बराबर इसका डेमो देता रहता है और हर चुनाव से पहले वो डेमोन्स्ट्रेशन ईवीएम्स का होता है। बल्कि अगर आप हर चुनावी मशीन जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है, उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व बैठे होते हैं, उनको वहाँ ट्रायल कराया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी सी भी गुंजाइश है कि उसको हम डॉक्टर्ड कर सकते हैं, उसको हम किसी प्रकार से मिलाइन कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को टच कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। बल्कि आपको बहुत आश्चर्य भी होगा कि विश्व के अन्य देश भी ऐसे हैं जो भारत से निवेदन कर रहे हैं कि ईवीएम की जो सफलता भारत में है वो अपने यहाँ भी उस ईवीएम का प्रयोग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब विदेशों में भारत की इस ईवीएम वाले नए प्रयोग को वहाँ पर कार्यान्वित करने का वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस नई टेक्नोलॉजी से बहुत सहूलियत है, बहुत समय बचता है, इलेक्शंस वोट्स की एक्यूरेसी रहती है, काउंटिंग रिकाउंटिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको आ जाते हैं और ये बिल्कुल पता नहीं लगता है। और ख़ास तौर से भी अपने पाकिस्तान का चुनाव देखा होगा कि बैलेट पेपर्स वाला जो चुनाव वहाँ पर हुआ, उसमें बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस को लोग चोरी कर ले गए, उसको वहाँ से मिसयूज़ किया, उसको खुद से स्टैंपिंग किया। तो ये प्रारंभ में हो सकता है कहीं कहीं होता होगा, लेकिन ईवीएम्स इन सब से बिल्कुल बाहर है। तो ईवीएम का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि इतने वर्षों में देखा है तो ये इशू अगर पॉलिटिकली ना हो तो ऑब्जेक्टिवली, साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली ये ईवीएम का प्रयोग इस लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे सुदृढ़ प्रयास होता है। इसलिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कहता है किसी प्रकार का शक और संदेह ईवीएम पे नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दृष्टि से भी नहीं करना चाहिए, और जनता को तो पूर्ण विश्वास है, हमारी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है हमारी, उसमें जनता का पूर्ण विश्वास है। मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, क्योंकि जिस मुद्दे को बार बार उठाया गया और कई चुनाव से मैं देख रहा हूं, भाषा का प्रयोग, जो मर्यादित भाषा होनी चाहिए चुनाव, जिसकी तरफ राजीव कुमार जी ने इशारा किया, उसको लेकर भी गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जारी की हैं, बनाई हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कटुता भरा चुनाव। देखिए, आज का जो उनका संदेश है वो वास्तव में सभी राजनीतिक दलों के लिए ही है, मुख्य राजनीतिक दलों के लिए विशेषकर है। और अगर आप इसको देखें तो वास्तव में जो की पार्टी लीडर्स हैं, जिनको एक बहुत लंबा अनुभव है, वो सब जानते हैं कि हमें चुनावी प्रचार और प्रसार में किस प्रकार से अपनी राजनीतिक मर्यादाओं का अनुपालन और अनुकरण करना चाहिए। ये होता है जब कि जो इलेक्शन कैंपेन्स करने वाले कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं और वो उस इलेक्शन कैंपेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, तो उस प्रकार की समस्या वहाँ पर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चुनाव आयोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग को ना केवल जैसे कि राजीव जी ने कहा है कि ये परसुएसिव भी होगा, कि परसुएट करेंगे कि हमें इस भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना, चुनावी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना है। ये प्रिवेंटिव भी होगा कि आप चुनाव में इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। और आखिर में जैसे उन्होंने संदेश दिया कि ये प्यूनिटिव भी होगा, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसके दंड के अधिकारी भी होंगे। मर्यादित भाषा का, मर्यादित भाषणों का संदेश निर्वाचन आयोग ने सभी दलों को दिया है। डॉक्टर सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।